सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ मजबूत गठबंधन आईएनडीआई ये तैयार किया गया है। लगातार शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी बीच आगामी राज्यों में चुनाव से पहले पार्टियों के बीच अनबन भी देखने को मिल रही है, जहां एमपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने 4 सीटों पर एक दूसरे के सामने ही प्रत्याशी उतार दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने 9 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। इनमें 3 यादव समेत 5 ओबीसी, 3 दलित और 1 ब्राह्मण प्रत्याशी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से घोषित कैंडिडेट लिस्ट की 4 सीटों पर सपा ने दावा किया है। सपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक निवाड़ी से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रिजगोपाल पटेल उर्फ बबलू पटेल, भांडेर आरक्षित से सेवानिवृत्त जिला जज डीआर राहुल और धौहानी आरक्षित सीट से विश्वनाथ सिंह, मकराम और चितरंगी आरक्षित सीट से श्रवण कुमार सिंह गोंड के साथ ही सिरमौर से लक्ष्मण तिवारी और बिजावर से डॉक्टर मनोज के साथ ही कटंगी से महेश सहारे और सीधी से राम प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। तो मध्य प्रदेश के चुनाव की जब से तारीखों का ऐलान हुआ है, सियासत तो हाई हो ही चुकी है, लेकिन इसी बीच सपा और कांग्रेस के बीच जो तकरार की खबरें हैं वो भी अब लगातार सामने आ चुकी है, जिसकी वजह मानी गई है जो चुनाव की लिस्ट जारी की गई है। विवेक का रुख करते हैं इस खबर पर, जो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, कांग्रेस ने पहले ही लिस्ट जारी कर दी है और अखिलेश यादव ने भी अपने नए प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए क्या कांग्रेस पर ये एक दबाव बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश में की गई है क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो देश में कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगभग सभी की बात की जाए तो तारीखें घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, किसको कहां से कैसे टिकट मिलेगा ये बात बता रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बात की जाए तो पिछले समय से चलती आ रही है। इस बार कांग्रेस राजस्थान में टिकट बांटने के लिए बेहद ज्यादा समय लिया। उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट और प्रत्याशियों के ऐलान किए थे। बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भी देखिए तो वसुंधरा राजे खेमा को निराशा हाथ लगी है और उनके जो सहयोगी माने जाते थे उन लोग का टिकट कटा हुआ है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति की तो वहां पे कमलनाथ होते शिवराज सिंह चौहान की बात चल रही है और ऐसे में 50-50 की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। लेकिन कुछ 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं। इन 5 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब आमने सामने हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के बैनर के तले कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बेहतर स्थिति में बनी हुई है, वहीं कांग्रेस अपनी स्थिति को बेहतर करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए इन 5 सीटों पर सपा ने कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशियों को उतारा है तो कहीं ना कहीं ये टेंशन कांग्रेस की बढ़ाती हुई देखी जा सकती है। अभी भी फिलहाल समय है, ये दोनों पार्टियां आपस में क्या डिस्कस करती हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सपा के इस कदम की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं विचार में होगी। देखिए विवेक, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 3 नए सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि 2 महीने पहले सपा ने कुल 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। फिलहाल जो नई लिस्ट आई है उसमें एक प्रत्याशी को हटा दिया गया है, यानी एक सीट पर सपा बैकफुट पे आ गई है। क्या ये जो मध्य प्रदेश चुनाव है इसमें दोनों के बीच कांग्रेस और सपा सामंजस्य बैठ सकता है क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सपा और कांग्रेस एक साथ लोकसभा चुनाव में पिछली बार आए थे और किस तरीके से दोनों को ही मात खानी पड़ी थी। बात की जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए थे, एक बड़ी लॉबिंग की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो फ्लॉप हुआ था। और इस बार अखिलेश यादव ये चीज नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जब उन्होंने गठबंधन किया है, चाहे वो बसपा के साथ हो चाहे कांग्रेस के साथ हो, समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव की तो सपा बसपा का गठबंधन था, जहां सपा सिर्फ अपने परिवार तक ही सिमट गई थी, वहीं बसपा ने 10 लोकसभा सीट हासिल कर ली थी। तो पूरा फायदा बसपा को मिला था। उसके बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया था। जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, चाहे कांग्रेस और बसपा की बात करें,
तो समाजवादी पार्टी को काफी खामियाजा उठाना पड़ा है। ऐसे में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को अब एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। लोकसभा के अलावा बात की जाए देश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी की अपनी एक अलग सक्रियता हो, ताकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सके। ये उनका पहला लेकिन देखिए विवेक, मध्य प्रदेश में जब से लिस्ट का ऐलान हुआ है तब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ने तकरीबन 4 सीट ऐसे हैं जहां दोनों प्रत्याशियों को उतारा गया है, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो। अगर इन चारों सीटों की बात करें तो मजबूत स्थिति में ज्यादा कौन नजर आता है, सपा या फिर कांग्रेस? देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस सपा समाजवादी पार्टी से कहीं बेहतर स्थिति में इन सीटों पर नजर आ रही है, क्योंकि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की राजनीति में उतनी मैच्योर नहीं है जितना वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हक रखती है। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की बात की जा रही है 50-50 की, लगातार दोनों ही पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस की मुश्किलों को थोड़ी बढ़ाती हुई देखी जा सकती है। भले कांग्रेस उन सीटों पर थोड़ी आगे हो, लेकिन वोट तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का काट के ही रहेगी, क्योंकि सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर से INDIA में चल रही रार को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 4 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी के सामने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। अपने बयानों से हमेशा सियासत की तपिश को बढ़ा देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने बयान से उथल-पुथल मचा दी है। स्वामी ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उस बंटवारे के जिम्मेदार हिंदू महासभा के लोग हैं। स्वामी यही नहीं रुके, वो आगे बोले कि भारतीय संविधान कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं करते हैं? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। हिंदू महासभा ने बहुत समय पहले हिंदू राष्ट्र की बात की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान बना। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं हुआ था, उनका बंटवारा इसलिए हुआ था क्योंकि हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्रों की मांग की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादों में रहते हैं और हर बार अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में आ जाते हैं। एक बार उन्होंने फिर से हिंदू महासभा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान कौन सी बात करेगा, सिख कौन सी बात करेगा, बौद्ध कौन सी बात करेगा, जैन कौन सी बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन है। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय में सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान हिंदू के नाते नहीं बता, भारत पाकिस्तान इसलिए लगा था जिस समय हिंदू महासभा ने देश के 2 राष्ट्र की मांग किया था और 2 राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर पर एक बार फिर से हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा की वजह से भारत और पाकिस्तान आज तो अलग अलग देश, और इन हिंदू महासभा की वजह से ही दोनों देशों के बीच में आज तक एकता नहीं कायम हो पाई है। वहीं इस मसले पर अपनी राय रखने के लिए शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के इस वक्त प्राइम टीवी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बिगड़ गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर पर यह कहते हैं कि देश का बंटवारा जो हुआ है उसके जिम्मेदार हिंदू महासभा है। क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर आपकी? कोई डिग्री की तो जरूरत होती नहीं है, तो बिना सिर पैर की बात करना स्वामी प्रसाद मौर्य की एक आदत सी हो गई है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता आकाश सैनी जी ने इनको जूता मारा था। आपको बता दें, इतिहास को इसको समझना होगा। इतिहास क्या है? बंटवारे की मेन जड़ है 1905 में, जिस प्रकार से बंगाल में ब्रिटानिया हुकूमत ने इस देश के बंगाल को बांटा था धर्म के आधार पे। बंटवारे की नींव वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद आगे चल के 1940 में 23 मार्च को 1940 में 23 मार्च को लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, जहां पर
ये बात हुई कि एक इस्लामिक राष्ट्र मुस्लिम लीग ने मांग की थी। उसके आगे अगला अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ, उस अधिवेशन से पहले मुस्लिम लीग ये कहती रही है कि हमको हमारी जनसंख्या के आधार पे जहां हम बहुसंख्यक हो वहां हमको सीटें 33% दे दी जाए। मोतीलाल नेहरू उनके द्वारा ये कहा गया था समिति के द्वारा कि इनको 33% सीटें सेंट्रल असेंबली में दे दी जाए। उसके बाद जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने उनका मुस्लिम तुष्टीकरण कारण इन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया। तो बंटवारे की जड़ में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तीसरी जो है जिन्ना किशोर मुस्लिम लीग कांग्रेस और ये लोग थे। तो इससे हिंदू महासभा कोई लेना नहीं। लेकिन जब तुष्टीकरण बहुत ज्यादा हो गया तब हिंदू महासभा उस दौर में भारत माता की जय, गौ माता की जय, मैं गौ माता की रक्षा करो, मातृभाषा की के लिए आवाज उठा रही थी उस दौर में। 1932 में हिंदू महासभा और हिंदू मुस्लिम का जब टकराव बढ़ा तो उस दरमियान हिंदू महासभा हिंदू हितों के लिए जन्म में आई और उसने 1905 के जो बंगाल के धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ उसके बाद आगे बढ़ी। तो उस वक्त लाला लाजपत राय, भाई परमानंद जी, हमारे वीर सावरकर जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इन सब ने हिंदुओं के लिए संघर्ष किया। तो इस प्रकार से हिंदुओं को इस बंटवारे से क्या मिला आप सोचिए। हिंदू राष्ट्र की मांग तो हिंदू महासभा लगातार करती आई थी, है और रहेगी। जब लेकिन देखिए शिशिर जी, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो भी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं वो देश के दुश्मन है, वो लगातार हमलावर है, कि वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हिंदू महासभा जो लगातार भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है वो देश का दुश्मन है। देखिए, मुस्लिम जब इस दुनिया में 100 से ज्यादा ईसाइयों के देश हो गए, 56 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क हो गए, बौद्धिस्टों के देश हो गए और यहूदी का भी देश हो गया, तो हिंदू अगर अपनी छत मांगे तो गुनहगार है। जब इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ तो मुसलमानों को उनकी छत दे दी गई, तो कांग्रेस को चाहिए था उसी वक्त इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि देश से मुसलमानों को भगा दीजिए या दूसरे धर्म के लोगों को भगा दीजिए, सब मिलकर रहेंगे, लेकिन हिंदुओं के नाम से एक छत तो होनी चाहिए ना। इसमें क्या दिक्कत है? कोई गुनाह नहीं किया हिंदू महासभा ने। और आज भी हिंदू महासभा कहती है कि हिंदू राष्ट्र देश को होना चाहिए और यहाँ हिंदू सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक आबादी के सम्मान स्वरूप यह आवाज होनी चाहिए। तो ये निश्चित तौर पे आप मान लीजिए मोदी जी की सरकार है और ये हमारी भावनाओं का सम्मान करेगी और जल्द ये हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा। और इनके जैसे मूर्ख नेता ये स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका खुद का जनाधार खो चुका है, खुद चुनाव हार चुके, ये इसी तरीके से ये मीडिया में सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान देते रहेंगे। और ठीक है, देखिए शिशिर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये विवादों के राजा है। कभी ये सनातन को लेकर तमाम टिप्पणी करते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करते हैं, और अब इन्होंने साफ तौर पर हिंदू महासभा पे भी टिप्पणी की है, जिसका जिक्र हम और आप लगातार कर रहे हैं। क्या ये सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं? जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस बंटवारा जो हुआ 1947 का, उसमें हिंदुओं को मिला क्या आखिर? हिंदुओं को टूटे हुए मंदिर मिले, जो मंदिर हमारे ठीक थे उन पे सरकारी ट्रस्ट बैठ के वहां पर कब्जा ले लिया। वहां से जो चढ़ोतरी आती थी उस पैसे से मुस्लिम तुष्टीकरण होने लगा। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बंद कर दिया गया और पूजा के अधिकार मांगने पर वहां पर कांग्रेस ने कानून बना दिया कि आप मारेंगे भी और तुम अधिकार मांगने कोर्ट भी नहीं जा सकोगे। तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए संविधान में जिस राम जी के चित्र को पहले पन्ने बनाया गया, उसी कांग्रेस ने जिसे संविधान लिखवाया, उसी कांग्रेस ने राम जी को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर नकार दिया। तो ये तुष्टीकरण की नीति लगातार चली आ रही थी, वो इनकी आज भी जारी है। अब हालात ये हो गए, हिंदू सनातन जाग रहा है, वो जिस प्रकार से समझ रहा है इनकी नीतियों को, तो वे धीरे धीरे साफ होते आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है ये सपा को खत्म करने के लिए ही वहां गए हैं। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहेंगे, हिंदू धार्मिक ग्रंथों पे हमला करेंगे, हमारे देवी देवताओं पे हमला करेंगे, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मुलायम सिंह यादव जी का वो बयान ना आता कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा अयोध्या में, तो आज वहां राम जी का भव्य मंदिर बन ना रहा होता। हिंदुओं को जागरूक करने का ये काम करते हैं, ये कर रहे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए शिशिर जी, हम लोग लगातार ये भी जिक्र कर रहे हैं कि भारत अनेकता का एक
अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा सनातन या हिंदू धर्म को लेकर या आखिर सियासत क्यों करते हैं? देखिए, इनकी हैसियत रही है कि इस्लाम के ऊपर बोल सके, मोहम्मद साहब पे कोई बात कह सके या किसी अन्य धर्म पे बोल सके। तो बहुत जो हिंदू धर्म जो है बहुत सॉफ्ट है, वो अपने ऊपर हुए हमले को जवाब नहीं देता, इसलिए ऐसी बोलने की इनकी हैसियत है। और खुद ये बौद्धिस्ट धर्म से आते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं चाहता थे। आप अपने धर्म की अच्छाइयों को बताइए, दूसरे के धर्म को गाली देके आप कभी बड़े नहीं हो सकते, कोई भी धर्म हो चाहे। और आपको पता है इस बंटवारे पे 19% भूभाग इस देश का बेगाना हो गया, पाकिस्तान बन के बांग्लादेश बन गया। तो 13% उस वक्त मुसलमान हुआ करते थे, और वो भी पूरा यहां से छोड़ के नहीं गए, जमीन वहां पे भी ले ली। और गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के कारण यहां भी पूरे देश में उन्होंने कब्जा करके रहे। और आज हालात ये हो गया है पूरे देश में जो है वक्फ बोर्ड जो बना है उससे कब्जा कर रखा है। तो मुसलमानों को आज भी वही तुष्टीकरण ऐसी विपक्षी पार्टियां कर रही है, इसी कारण आज हिंदुओं की दुर्दशा है। लेकिन अब आगे हिंदू इस बात को नहीं सहेगा। बिल्कुल। देखिए शिशिर जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए लगातार अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें तो ये सपा के दिग्गज नेता हैं। क्या ये माना जाए कि ये हिंदुओं पर विवादित बयान देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं क्या? देखिए, ये दौर राजनीति में एक ऐसा चल रहा है जिसमें एक तरीके की फ्रेंचाइजीज बची है जातियों की। यहाँ पे आप अपने गुणों से नेता नहीं बन सकते हो, आपकी बिरादरी कितनी है उसके हिसाब से आज टिकट दिए जाते हैं। तो मौर्य समाज का नेता मौर्य जी को सपा मानती है, राजभर जी को राजभर का नेता माना जाता है, ब्राह्मणों का नेता ब्रजेश पाठक को माना जाता है, क्षत्रियों के नेता ऐसे फ्रेंचाइजी हर जातियों की बटी है, कुर्मियों के नेता अनुप्रिया पटेल जी। तो उसी आधार पे इनको थोड़ा बहुत कर मिल गया था, जिसमें इतना बहक गए, अब मेंटल स्थिति की खराब हो गई। यहाँ पर भाजपा में ये मंत्री थे, उसके बाद ये वहां जब गए तो अपना ही चुनाव हार गए और कह रहे थे पूरी भाजपा को मिटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब मानसिक दिवालियापन इनके दिमाग में बैठ गया है, जो कि इनकी स्थिति को दर्शा रहा है। पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा धर्म के लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही हिंदू महासभा का पक्ष रखने के लिए। तो देखिए लगातार विवादित बयानों के राजा स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कभी सनातन को लेकर उनका बयान सुनने को मिलता है, कभी रामचरितमानस को लेकर वो टिप्पणी करते हैं, लेकिन अब उन्होंने देश के बंटवारे को लेकर सीधे सीधे हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार था। तो देखिए विधानसभा के साथ साथ होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टियां तैयार हो चुकी है। तो वही 17 सीटों के लिए बीजेपी का एक विशेष फोकस है। यूपी की 17 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक खास रणनीति पर काम कर रही है और बीजेपी ने 17 सीटों को डेंजर जोन में रखा है। सपा इन सीटों को मान रही है सुरक्षित। इनमें से कुछ वीआईपी सीटों पर जल्द सपा उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। तो सपा इन सीटों को अब सुरक्षित मानते हुए चल रही है और सपा इन सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान भी कर सकती है। इनमें से कुछ वीआईपी सीटों पर जल्द ही सपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। तो 17 सीटों के लिए बीजेपी का खास फोकस है। तो सुहानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुहानी देखिए, लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। 17 सीटों पर खास फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अगर हम सपा की बात करें तो वो इन सीटों को सेफ मान के चल रही है। सुहानी जी मुस्कान, बता दें जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो सभी पार्टियां हैं वो जो यूपी की बात करें तो यूपी की सभी सीटों पे अपना बढ़त बनाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस पर कवर करना चाहती है। जो पूरी की पूरी 80 सीटें उसे कवर करना चाहती है। लेकिन आपको पूरी बात करें, पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में जो है चाहे बीजेपी की बात करें चाहे सपा की बात करें, ऐसी कई ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पे दोनों अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं। और इसमें आपको बता दें 17 सीटों पे जो बीजेपी है वो रेड जोन में रखी है। इन 17 सीटों पे काफ़ी मंथन करना चाहती है, वो पूरे अलग अलग नीतियों से इस 17 सीटों पे मंथन कर रही है, अलग
अलग रणनीतियों से उतर रही है बीजेपी अपनी जनता के साथ। वहीं दूसरी तरफ जो सपा है वो इन 17 सीटों को सेफ मान रही है और सेफ मानकर और अन्य जो क्षेत्र है उस पर अपनी बढ़त बनाना चाहती है। इन क्षेत्रों को बता दें कौन कौन सा है। बिजनौर, नगीना, सराहनपुर, मुरादाबाद, रामगढ़, बता दें घोसी और गाजीपुर, ऐसे तमाम ऐसे जो 17 सीट है उसमें बीजेपी अपना अलग से रणनीति कर रही है। लेकिन सुहानी देखिए 14 सीटें तो समझ में आती है कि 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन उसके उलट 3 और कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर ज्यादा फोकस है बीजेपी का? देखिए मुस्कान, आपको बता दें जिस तरह से बात की जाए 3 और सीटों का तो उसमें जो बीजेपी है वो 14 नहीं सिर्फ 17 सीटों पे 3 जैसे कि आजमगढ़ और रामपुर हम खुद देखिए कि उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन फिर भी वो इससे डर है और उस पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी के नेताओं से बात किया गया तो उनका ये कहना है कि हम कोई रेड जोन में नहीं रखे हैं और ना 3 सीट जो आप लोग कह रहे हैं कि 14 सीटों पर हमें जीत मिली है, लेकिन जो 3 सीट है उस पर भी हम लोग मंथन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से अच्छे बढ़त बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर जो विपक्ष है वो इस पे धावा बोल रही है कि बीजेपी डर गई है गठबंधन चुनाव जिस तरह से इंडिया का गठबंधन हुआ है सपा से, तो अगर बीजेपी डर गई है तो इसलिए मंथन करना चाहती है। लेकिन बीजेपी के नेता साफ कह रहे हैं कि हम अभी नहीं, हम हमेशा से जो चुनावी मोड में रहते हैं और अलग अलग नए तरीके से जो है हम चुनाव में उतरते हैं, अपनी रणनीति को अपनाते हैं और 9 साल के जो कार्य है उसे बीजेपी के जो है जनता के बीच में आ रही है। वही बिल्कुल ठीक कहा। देखिए सुहानी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी 2 सालों से ही इन हारी हुई सीटों पर काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी किस बिनाम पर इन 17 सीटों पर अपनी जीत एकदम तय मान रही है? क्या आधार है समाजवादी पार्टी के पास? मुस्कान, मैंने आपको बताया जिस तरह से आप देखिए घोसी में चुनाव हुआ उस पर भी जीत हासिल की, आप मैनपुरी में देखिए जिस तरह से जीत हुआ, तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल की सीट है वो अब कांग्रेस और सपा दोनों अगर उतरती है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से सपा को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है और इसीलिए कहीं वो स्वस्थ हो, इसलिए उस पर बेफिक्र हो गई है पूर्वांचल सीटों पर और अपनी बढ़त और भी जो सीट है उसमें बनाने की कोशिश कर रही है। अब बात की जाती है जैसे बीजेपी की, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने 2018 के चुनाव के बाद देख सकते 2014 के चुनाव के बाद देख सकती हैं तो किस तरह से बीजेपी जो तमाम पूर्वांचल सीटों पर उनकी हार मिली और अभी हाल में आपने देखा घोसी चुनाव में जिस तरह से उनकी हार मिली, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन सब सीटों पर अब अच्छी सी बढ़त बनाना चाहती है, मंथन कर रही है और चाहती है कि पूर्वांचल सीटें पूरी तरह से वो काबिज कर सके। क्योंकि आप देख सकती है कि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं जो गढ़ माना जाता है पूर्वांचल, चाहे गाजीपुर की बात करें, चाहे बनारस, चाहे इलाहाबाद, तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस की भी बढ़त है और सपा की भी। मैनपुरी देख सकती है, आजमगढ़ देख सकते हैं। भले आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव जीतने के बावजूद भी बीजेपी अभी भी डरी हुई है, क्योंकि आप बखूबी देख सकती है कि अल्पसंख्यक जो सीटें हैं उस पर अभी कहीं ना कहीं जो सपा की बढ़त बन रही है। तो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब खबर संभल से है, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इजरायल हमास युद्ध पर एक विवादित बयान दिया। शफीकुर रहमान बर्क ने फिलिस्तीन हमास के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि इजरायल जालिम है और वो काफी पहले से ही मुसलमानों के साथ जुर्म करता रहा है। हमारी रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, दुआ करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो शफीकुर रहमान बर्क ने इजरायल हमास के बीच जो युद्ध जारी है उस पर एक विवादित बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। वो जालिम है और अब से नहीं एक मुद्दत से बहरहाल वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं और क्या है, हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है। मुबारक अली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, देखिए इजरायल हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर लगातार बयान सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इजरायल लगातार मुसलमानों पर जुल्म करता है और वो कहीं ना कहीं इस वक्त हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में नजर आए। इस बयान से क्या मायने निकाले जाए? आपको बता दूं, जनप्रतिनिधि एसपी सांसद ने बड़ा बयान दिया है और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है और इजराइल पर एक बड़ा आरोप लगाया है जो हमास पर पहले से हमला करता हुआ आया है और दूसरी तरफ जो आरोप लगाया है मुसलमानों के लेकर जो अत्याचार करता है इजराइल और काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और
दूसरी तरफ जो डॉक्टर शफीकुर रहमान पे हर वक्त विवादों में घिरे रहते हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मुबारक, लगातार ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ पुलिस सक्रिय है, सोशल मीडिया पर एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या शफीकुर रहमान बर्क पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया क्या? अभी तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बयान जो दिया है उन्होंने, तो बयान आए दिन देते रहते हैं और जो दूसरी तरफ जो एक ओवैसी ने भी एक बयान दिया था, बोले हम कौम के साथ हैं, और दूसरे अब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का एक बयान सामने आया है और अभी तक इनके खिलाफ कोई लेकिन देखिए मुबारक, ये जो बयान है, क्या ये देश का माहौल नहीं बिगाड़ेगा? क्या ये संभल का माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा? क्या ये शांति और सौहार्द बिगाड़ने का बयान ना माना जाए? इसमें दूसरी तरफ जो नेताओं के आए दिन बयान जारी होते रहते हैं और जनता सब जानती है और के राजनीति चमकने के लिए बयानबारी जारी करते हैं, और दूसरी तरफ कोई के आम आदमी बयान दे देता है तो इसको लेकर अभी सख्त कार्रवाई हो जाती है और दूसरी तरफ नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मुबारक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के साथ ही तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।